राजनीति के ही किस्से हैं और किस्सों की ही राजनीति। इसी तरीके से राजनीति का अपना इतिहास है और उस इतिहास पर होने वाली राजनीति। जब राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द हुई तो उसके बाद ऐसा भानुमति का पिटारा खुला कि उसमें से कई किस्से निकलकर बाहर आने लगे। उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा था इंदिरा गांधी की चिकमंगलूर सीट से जीतने का किस्सा, जिसमें एक नारा लगा और उस नारे की गूंज अभी फिर से सुनाई देने लगी, इसलिए कि कर्नाटक में फिर से चुनाव है, चुनावी दस्तक है। लेकिन इसी के बीच एक सिरा छूट गया था और उसी सिरे को फिर से पकड़ने की कोशिश आज हम करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या केवल बेलछी में हाथी पर बैठकर चले जाने से या एक आध बार गिरफ्तार हो जाने से इंदिरा गांधी वापस आ गई और 353 सीटों का जबरदस्त बहुमत जीत लिया, या फिर कोई और कारण था जिसकी वजह से इंदिरा गांधी जीत गई। और वो क्या कारण था दरअसल जिसकी वजह से लोगों ने आपातकाल जैसे भयावह काले स्याह अध्याय को भी भुला दिया। वो अध्याय जिसके चलते खुद इंदिरा गांधी को अपनी रायबरेली की सीट हारना पड़ी थी राजनारायण से। और वही राजनारायण, वही मोरारजी देसाई और वही चौधरी चरण सिंह मिलकर कुछ ऐसा ताना बाना बुनते हैं कि वो इंदिरा गांधी जो एक समय इस देश पर बांग्लादेश की विजय के बाद एक मजबूत महिला प्रधानमंत्री के रूप में राज कर रही थी, वही परिस्थितियों के चलते अपनी चुनावी जो हार हुई थी उसके चलते अदालत में जाने को मजबूर हुई और उन्होंने आपातकाल लगा दिया। तो दरअसल हमने बात की थी कि चूंकि वो रायबरेली से हार गई थी तो चिकमंगलूर की जो सीट थी उसको खाली करवाया गया और उस खाली सीट से 1978 में जब चुनाव के नतीजे आए तो इंदिरा गांधी आसानी से चुनाव जीत गई थी। लेकिन इंदिरा गांधी जैसे ही संसद पहुंची चिकमंगलूर की इस जीत के बाद, जिसमें कि नारा लगा था एक शेरनी 100 लंगूर चिकमंगलूर चिकमंगलूर, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया गया और कहा गया कि 1974 में जब वो प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने अपने बेटे संजय गांधी की मारुति कार की फैक्ट्री की जांच में बाधा डाली थी और संसद को गुमराह किया था। ऐसे मामले में सदन ने इंदिरा गांधी को 1 सप्ताह के लिए जेल भेजने पर मोहर लगा दी। तब चुनाव आयोग ने बीच में आकर कहा कि अगर इंदिरा गांधी जेल जाती हैं तो पहले उन्हें अपनी सीट से इस्तीफा देना होगा। तो इस तरीके से उनकी संसद की सदस्यता खत्म हुई और इस वजह से वो जेल गई और जेल से आने के बाद एक बार फिर उपचुनाव हुआ चिकमंगलुरु में, जहां से वो फिर से चुनाव लड़ी और फिर से जीत गई। यहां तक कि एक अलग कहानी भी हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद दिलचस्प किस्सों का एक फिर से सिलसिला शुरू हुआ। जनता खेमे के जो नेता थे, जो जनता पार्टी इंदिरा गांधी की तानाशाही को लेकर, आपातकाल के काले अध्याय को लेकर सत्ता में आई थी, उनके आपस की जो खींचतान थी वो बहुत दिलचस्प है। एक किस्सा पहले हमने आपको इस बारे में बताया था कि किस तरीके से गृह मंत्री जो थे उस वक्त के चौधरी चरण सिंह, उन्होंने अपने आप ही आनंद फानन में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला ले लिया था और वो मोरारजी देसाई सरकार में अपनी कद को लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और इंदिरा गांधी को उन्होंने अपना दुश्मन नंबर 1 मान लिया था और उनके खिलाफ दुश्मनी निभाने के लिए बिना मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री थे उनको विश्वास में लिए अपने तय अलग अलग तरह के फैसले लेकर काम करने लगे। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प वाकया इसमें हुआ था कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को एक उश्रृंखल बेटे के रूप में जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया, उनकी फैक्ट्रियों को लेकर, उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाए, वैसे ही चौधरी चरण सिंह ने, जो कि इस जनता पार्टी की सरकार में गृह मंत्री थे, उन्होंने मोरारजी देसाई के बेटे कांति देसाई के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखना चालू की, आवाज उठानी चालू की और इसको लेकर प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह के बीच में बहुत तीखा पत्र व्यवहार हुआ। सत्ता के गलियारों में कांति देसाई की ऐसी तुलना होने लगी जिसको बाद में अमर्यादित भी कहा गया। जी हां, कांति देसाई जो मोरारजी देसाई के सुपुत्र थे, उनकी तुलना संजय गांधी से की जाने लगी। आखिरकार मोरारजी देसाई इस सारी राजनीतिक कवायद से इतने परेशान हुए कि उन्होंने न केवल चौधरी चरण सिंह को, जो उस वक्त गृह मंत्री थे, बल्कि उनके खास सहयोगी राजनारायण को भी बर्खास्त कर दिया। अब देखिए कितना दिलचस्प मामला है। ये वही राजनारायण हैं जिन्होंने रायबरेली की सीट पर इंदिरा गांधी को हरा दिया था। इन्हीं राजनारायण की वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि आपातकाल लगा देश में और इन्हीं राजनारायण से खींचकर चिकमंगलूर जाकर चुनाव लड़ने के लिए इंदिरा गांधी मजबूर हुई। उन्हीं राजनारायण को मोरारजी देसाई की सरकार से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन इस पूरी बर्खास्तगी के बाद ये जो अंदरूनी लड़ाई थी वो खुलकर सड़कों पर आ गई। चौधरी चरण सिंह जो थे वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे, बड़े जाट नेता थे और उस वक्त एक ऐसी ऐतिहासिक घटना हुई जिसकी गूंज अभी हाल ही में हुए किसान आंदोलन में भी सुनाई दी थी। या
जब ये सारा मामला हुआ बर्खास्तगी का, चौधरी चरण सिंह को और राजनारायण को बर्खास्त कर दिया गया, तो दिसंबर 1978 में चौधरी चरण सिंह ने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशाल किसान रैली का आयोजन किया। इस किसान रैली में 2 लाख किसानों ने दिल्ली में अपने नेता चौधरी चरण सिंह को सुनने के लिए वो इकट्ठा हो गए, और इसमें चौधरी चरण सिंह के खासतौर पर जो जाट जिस समुदाय से वो आते थे उनकी संख्या सर्वाधिक थी। जो चौधरी चरण सिंह ने शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है दिल्ली में किया, उसकी वजह से मोरारजी देसाई को झुकना पड़ा। वही शक्ति प्रदर्शन से एक तरह से घबरा गए और उनको लगा कि कहीं उनकी सत्ता वो गंवा न बैठे, और इसलिए उन्होंने वापस से चौधरी चरण सिंह को मंत्रिमंडल में लेने पर स्वीकृति जता दी। इसीलिए फरवरी 1979 में चौधरी चरण सिंह को वित्त मंत्री बना दिया गया और साथ ही में उनको उप प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। मतलब देखिए, पहले केवल गृह मंत्री थे, उनको वित्त मंत्री भी बना दिया गया, उनको उप प्रधानमंत्री भी बना दिया गया। इस फैसले के बाद मोरारजी देसाई की सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री हो गए। दूसरे उप प्रधानमंत्री का पद बाबू जगजीवन राम को मिला था। तो बहुत दिलचस्प घटना हुई थी उस वक्त। जनता पार्टी में एक बड़ी और जो हलचल अंदरूनी हुई थी, एक सोशलिस्ट खेमा था जो चौधरी चरण सिंह का समर्थन करता था, और दूसरा एक जनसंघ वाला खेमा था जो मोरारजी देसाई का समर्थन करता था। अब इन समाजवादियों और जनसंघियों के बीच में भी बहुत तेजी से आपसी खींचतान बढ़ी, और ये माना जाने लगा कि जो जनसंघी हैं वो भी एक अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा पर चल रहे हैं। देखिए, ये वही जनसंघ है जो बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अभी इतनी बड़ी प्रचंड भाजपा की जीत के पीछे है। लेकिन इसकी शुरुआत में देखिए, समाजवाद और जनसंघ का आपसी तालमेल कैसे बैठा, फिर वो कैसे घालमेल में बदल गया और कैसे वो आपस में लड़ने लगे। ये धारणा बनती चली गई कि जनता पार्टी के जनसंघी पृष्ठभूमि के जो सांसद और मंत्री हैं वो आरएसएस से मिलने वाले दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और उनसे कहा गया था कि वो आरएसएस से अपने संबंधों को समाप्त करें। आरएसएस के इन संबंधों को लेकर लगातार उन पर प्रहार होने लगे। जनसंघियों से कहा जाने लगा कि आप आरएसएस से निर्देश प्राप्त कर रहे हैं और समाजवाद के आधार पर बनी हुई सरकार को असहज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जवाब में इन सारे जनसंघियों ने कहा कि आरएसएस केवल एक सांस्कृतिक संगठन है, और इस वजह से हमारी किसी भी इस तरह की गतिविधि पर आप लगाम नहीं लगा सकते। इसी के चलते जुलाई 1979 में सोशलिस्टों ने संसद में एक अलग समूह के रूप में बैठने का फैसला कर लिया। देखिए कितना बड़ा फैसला, एक ही सरकार के अंदर 2 गुट बने और उसके एक गुट ने संसद में अलग बैठने का फैसला कर लिया। इसी के वजह से यह हुआ कि जनता पार्टी टूट गई और जो मोरारजी देसाई की सरकार थी वो अल्पमत में आ गई। मोरारजी देसाई को इस्तीफा देना पड़ा, और इसके बावजूद भी मोरारजी देसाई अपनी सरकार को बचाने के लिए तमाम कवायदों में लगे रहे। उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस के एक खेमे को मना लें, लेकिन दूसरे खेमे में बाबू जगजीवन राम थे, वो उसका नेतृत्व कर रहे थे। अब मोरारजी देसाई और जगजीवन राम की जो ये आपसी खींचतान चल रही थी कांग्रेस के खेमों को अलग अलग मनाने की, इसी के बीच में एक और दिलचस्प घटना हुई। जो मैं कह रहा था कि राजनीति का इतिहास, इतिहास की राजनीति और किस्सों की राजनीति और राजनीति के किस्से, आप देखिए कितना दिलचस्प किस्सा है। इसी बीच में चौधरी चरण सिंह, वो चरण सिंह जो कि इंदिरा गांधी के कट्टर दुश्मन बन गए थे, उनसे बदला लेने पर उतारू थे, और उनसे बदला लेने के लिए वो सब करने को तैयार थे जिसकी आलोचना करते हुए वो आपातकाल से के बाद सत्ता में आए थे। इन्हीं चौधरी चरण सिंह ने अचानक से इंदिरा गांधी के साथ गठजोड़ कर लिया, और इसके साथ ही एक किसान का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना, यानी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब वो बने थे तभी लोगों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि ये सरकार ज़्यादा नहीं चलेगी। दरअसल सभी जानते थे कि इंदिरा गांधी इसी तरह के किसी अवसर की तलाश में थी, और इसीलिए उन्होंने अपने धुर विरोधी यानी अपने शत्रु के रूप में देखे जाने वाले चरण सिंह से समझौता किया है। क्योंकि जब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने उसके बाद उनकी सरकार 1 महीने भी नहीं टिक पाई। सरकार बनने के 1 महीने बाद ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई वाले धड़े से एक चिट्ठी भेज दी राष्ट्रपति को कि वो इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही हैं। इससे एक बड़ी दिलचस्प और ऐतिहासिक घटना यह भी हुई कि चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री बने जो कभी सदन में गए ही नहीं, सदन का सामना किया ही नहीं। जब वो बने थे तब संसद का सत्र नहीं चल रहा था, संसद का सत्र होता इसके पहले ही समर्थन वापस ले लिया गया। उसके बाद कोशिश की गई कि किसी और धड़े को बुलाकर सरकार बनने का न्योता दिया जाए, वैसा भी नहीं हो पाया। इसकी वजह से राष्ट्रपति जो कि नीलम संजीव रेड्डी थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि 2-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने रहें चौधरी चरण सिंह, और उसके बाद मध्यावधि चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग उस वक्त तत्काल मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उनको चरण सिंह को 2-3 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहने दिया गया, और उसके बाद मध्यावधि चुनाव का वक्त आ गया। तो हम पहुंच जाएंगे उस चुनाव पर।
1980 के उस ऐतिहासिक चुनाव पर, जिसमें प्रचंड बहुमत के साथ इंदिरा गांधी जीती, न केवल 353 सीटों का बहुमत प्राप्त किया, बल्कि नीलम संजीव रेड्डी यानी वो राष्ट्रपति जिनको लेकर अचानक अंतरात्मा की आवाज के साथ वोट करने का आह्वान इंदिरा गांधी ने किया था, वो उनको शपथ दिला रहे थे। इस पूरी घटना में एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जो जनता पार्टी समाजवाद के नारे के साथ, समाजवाद के सिद्धांतों के साथ सत्ता में आई थी, उनके तमाम उथल पुथल के बीच में वो समाजवाद के सिद्धांतों को जीवित नहीं रख पाई। जनता पार्टी की इस उथल पुथल के बीच जयप्रकाश नारायण, जो कि प्रणेता थे इस पूरे समाजवाद के, इन सभी नेताओं को, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह को कई खत लिखे, लेकिन इसके बावजूद जनता पार्टी को टूटने से वो नहीं बचा पाए। शायद इसी का गम था, इसी का दुख था जो उनको इतना भारी पड़ा कि अक्टूबर 1979 में उनकी मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद जेपी का जब अंतिम संस्कार किया गया तो उस वक्त की भी सारी घटनाएं बहुत दिलचस्प है, उस पर विस्तार से फिर कभी। लेकिन वो सारे नेता जो उनके विरोध करते थे या उनका समर्थन करते थे या उनके सिद्धांतों पर राजनीति करते थे लेकिन उनके सिद्धांतों पर कभी नहीं चले, वो सब उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। इसमें मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह भी शामिल थे और इसके साथ ही साथ इंदिरा गांधी और संजय गांधी भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता पार्टी यानी मोरारजी देसाई की सरकार उम्मीद की ऊंची लहरों पर सवार होकर सत्ता में आई थी और इसने जनता को अधिनायकवादी शासन से मुक्ति दिलाने की बात कही थी। एक बड़ी लड़ाई अधिनायकवाद से लड़ने का, अधिनायकवादी सत्ता यानी उनकी, इंदिरा गांधी की। लेकिन इस सब के बावजूद सत्ता में आए हुए लोग फिर से वैसे ही हो गए। जो कहा जाता है ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, उसको चरितार्थ करते हुए ये सारे समाजवादी किसी भी तरीके से उन सिद्धांतों पर कायम नहीं रह सके। बड़े बड़े बंगलों और महंगे एयर कंडीशनरों के बीच बैठने वाले समाजवादी लोग बड़ी बड़ी शानदार पार्टियों के पीछे भागने लगे। इनके बिजली के बिल, इनके टेलीफोन के बिल चौंकाने वाले थे और इनकी सगे संबंधियों की शादी में होने वाला खर्च और दिखावा हर तरीके से समाजवाद को लजवा रहा था, समाजवाद को लज्जित कर रहा था, जेपी के सिद्धांतों को चकनाचूर कर रहा था। और जेपी के सिद्धांतों को चकनाचूर करने के साथ ही वो जो आदर्शवाद जिसका सपना भारत की जनता को दिखाया गया था, उसकी मौत हो गई। न केवल जेपी बल्कि वो सारे सिद्धांत भी उसी वक्त उस अंतिम संस्कार के साथ उनको तिलांजलि दी गई। इसके आगे की भारत की राजनीति के किस्से भी दिलचस्प हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण किस्सा ये बताने के लिए कि अपने कुछ कदमों के साथ ही इंदिरा गांधी की जबरदस्त वापसी के पीछे जनता पार्टी की आपसी टूट और कलह भी उतनी ही जिम्मेदार रही। इसी तरह के किस्सों के साथ आपसे रूबरू होते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।